अच्छा, जो लोग गाँव में रहा करते हैं, यकीनन उनके साथ कोई ना कोई इस तरह का किस्सा, इस तरह की कहानी ज़रूर पेश आती है, जो कि यकीनन ना सिर्फ़ खौफ़ का बाइस होती है, बल्कि अक्सर यानी पूरी ज़िंदगी ये जो किस्सा, कहानी आपके साथ पेश आई होती है, आप लोगों को सुना-सुना के अपने गाँव के बारे में या उस खौफ़नाक वाक़ये के बारे में ज़रूर बताया करते हैं। आज की ये जो कहानी है, इससे पहले हम इस कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी इस ऑडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो को लाइक कर दें और एटलीस्ट अपने एक दोस्त में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये कहानी आबिद खान साहब की कहानी है और ये कहानी उस दौर की कहानी है जब 1988 में ये महकमा सिंध के एक डिपार्टमेंट में जॉब किया करते थे। बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ था वो इंटीरियर सिंध सकरन से था, लेकिन अब क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि दूर दराज गाँव में, दूसरे शहरों में हमारा तबादला कर दिया जाता था। अब सिंध के अंदर ही हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे भेजा जाता था और आमतौर पे हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो कोशिश किया करते थे कि हमारा तबादला कराची शहर में कर दिया जाए। लेकिन सच्ची बात यह है कि कराची की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के बावजूद मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली से, अपने गांव से, अपने लोगों से दूर जाऊं। लेकिन कभी ना कभी आपको किसी ऐसी जगह ज़रूर जाना पड़ता है जहां जाने का आपका दिल नहीं किया करता। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे कराची ट्रांसफ़र किया गया तो सबसे पहले जो मेरे लिए मसला था वो रिहाइश का मसला था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट मौजूद था उसके करीब ही, यानी आप कह सकते हैं कि लाइंस एरिया का जो एरिया है, वहाँ पे कच्ची आबादी में मुझे एक कमरा बहुत कम पैसों में किराए पे मिल गया था। अक्सर ऐसा होता कि जब मेरे ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो जाते तो वो ख़त्म करने के बाद मैं पैदल ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाता। ये जो रास्ता था वैसे तो बहुत गुंजान इलाका था, बहुत गुंजान रास्ता था, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि रात के 9-10 बजे के बाद ये जो एरिया था ये मुकम्मल तौर पे एक खामोश सा मंज़र पेश किया करता था। अजीब बात ये थी कि जब भी मैं रात में लेट नाइट घर आया करता तो रास्ते में एक बहुत बड़ी सी कचरा कुंडी मौजूद थी। मुझे वहाँ पे अक्सर 2 या 3 कुत्ते ज़रूर नज़र आते। कभी कभी वो मेरे पीछे लगते या कम से कम मुझे देख के भौंकना शुरू कर देते थे। मेरी समझ नहीं आता था कि मेरा ना ही हुलिया ख़राब होता था, ना मेरे अंदर कोई ऐसी बुराई मौजूद थी, लेकिन अल्लाह जानता है कि मुझे देखने के बाद ये कुत्ते भौंकना शुरू क्यों कर देते थे। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि शदीद सर्दी हो रही थी। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और सारे के सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर मौजूद थे। जैसे ही मैं उस हिस्से पे पहुंचा जहाँ पे कचरा कुंडी मौजूद थी, तो वैसे ही वहाँ पे 2-3 कुत्ते मेरी आमद के मुंतज़िर थे। लेकिन अजीब बात ये थी, आज ये जो कुत्ते थे ना ही ये मुझे देख के भौंक रहे थे, ना ही मेरे पीछे लग रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रोज़ाना यहाँ से गुज़रने की बुनियाद पे इन लोगों ने मुझे मुआफ़ कर दिया है। खैर, जैसे ही मैंने इस कचरा कुंडी को या इस एरिया को क्रॉस किया और इधर से निकल के मैं आगे गंदी गली की तरफ आया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है और हो ना हो मेरे पीछे यही कुत्ते मौजूद हैं जो चुपचाप मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, इनकी नेचर में हमला करना है, नुकसान पहुंचाना है, तो ये अपनी नेचर के अगेंस्ट भला कहाँ से जा सकते हैं। आप यकीन करें कि ये सोचने के बाद जब मैंने पीछे पलट के देखना शुरू किया तो आज कुछ अजीब बात थी कि एक कुत्ता जो कि काले कलर का कुत्ता था, ये देखने में इस कदर बड़ा था कि दूर से देखने पे पहले ऐसा लगा जैसे कोई बकरा है जो मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन उसकी जो शक्ल थी, उसके कान थे या उसका जो लुक था वो वाकई में कुत्ते जैसा था। यकीनन ये कुत्ता ही था जो मुझे फॉलो कर रहा था। मेरे सामने गंदी गली मौजूद थी, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी कि जिसके ज़रिए मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। बहरहाल मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब साइड में जाना शुरू किया तो मेरी नज़र एक पत्थर के ऊपर पड़ी। मैंने जल्दी से लपक के वो पत्थर उठाया और अपने तौर पे मैं अपने आप को सेव करना चाहता था। अब जैसे ही मैंने पत्थर उठाया, पत्थर उठाने के बाद जब मैंने पीछे की तरफ यानी उस कुत्ते की तरफ देखना शुरू किया तो आप यकीन करें मुझे ऐसा लगा ये जो कुत्ता है इसका साइज़ बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है। अब वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता नहीं है, कोई बकरा है या इस तरह की मखलूक है जो मुझे सरासर डराना चाहती है।
खैर, मैंने मज़ीद आगे बढ़ना बेहतर समझा और आगे बढ़ते बढ़ते जब मैंने दूसरी या तीसरी बार पलट के पीछे की तरफ देखा, तो जो मैंने देखा ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र था। मैंने देखा कि एक आदमी जो कि 7 या 8 फीट के दरमियान होगा, उसने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे और उसकी जो आंखें थी इस अंधेरे में लाल शोलों की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। वो एग्जैक्टली मेरे पीछे की तरफ मौजूद था और ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते वो एकदम से अपना हाथ बढ़ाएगा और मेरी गर्दन पे रख के मेरी जान ले लेगा। लेकिन अल्लाह जानते हैं कि मेरे बुज़ुर्गों ने, ख़ास तौर पे मेरे वालिदैन ने बचपन में ही मुझे आयतुल कुर्सी ख़ास तौर पे याद करवाई थी और उनका कहना था कि जब भी आप आयतुल कुर्सी की तिलावत किया करते हैं तो जो भी इस तरह की मखलूक़ात हैं, शरीर मखलूक़ात हैं, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अगले ही लम्हे मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी की तिलावत करना शुरू की, तो वो जो आदमी जो मुसलसल मेरे पीछे आ रहा था और देखते ही देखते मुझ पे हमला करना चाहता था, ऐसा लगा जैसे वो एक जगह रुक चुका है और वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कि शायद वो मुझे कहना चाहता हो कि जो कुछ तुम पढ़ रहे हो इसको पढ़ना बंद कर दो। लेकिन मैंने हिम्मत को संभाले रखा और मैंने एक के बाद दो, दो के बाद तीन और फिर चौथी बार आयतुल कुर्सी की तिलावत जारी रखी। देखते ही देखते ये जो भी आदमी था ये ना सिर्फ पलटा, बल्कि जब वो पलटा तो पलटने के बाद दोबारा से उसने उसी जानवर की और फिर कुत्ते की शक्ल इख्तियार की और वापस उस तरफ चला गया जिस तरफ से उसने मेरे पीछे आना शुरू किया था। मेरा नाम गुल अहमद ख़ान है और पिछले तकरीबन 18 या 20 सालों से मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मुख्तलिफ़ बैंक्स में हर इदारे में तकरीबन ना सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर चुका हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट कराची के अंदर जितने भी एरियाज़ हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के साथ मेरा किसी न किसी तरह वास्ता रहा है। इस टेन्योर के अंदर एक अजीब बात ये भी थी कि अक्सर मुझे रात के औकात में या महीने महीने के लिए कुछ ऐसी जगहों पे तैनात किया जाता था जिन एरियाज़ में या जिन जगहों पे आम तौर पे सिक्योरिटी गार्ड काम नहीं किया करते। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक हाईवे पे मौजूद था और मैं नहीं चाहता कि उस हाईवे पे जो मुर्दा खाना मौजूद है उसका जिक्र करूं। बेसिकली एक ख़ास कम्युनिटी है, उसका वहाँ पे कब्रिस्तान भी मौजूद है और उसका वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मुर्दा खाना भी है। खैर, मुझे एक महीने के लिए वहाँ पे तैनात किया गया और जैसे मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जॉब किया करता हूँ, वैसे ही मैंने इस बात को भी बहुत ही नॉर्मल लिया। मैं वैसे ही अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह तकरीबन 8 या 9 दिन गुजर चुके थे। यानी कि तकरीबन 21 या 22 दिन मेरे यहाँ पे बाकी थे और सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हुई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2, सवा 2 बजे का टाइम था। एकदम से ये जो सराउंडेड एरिया था, इस तमाम एरिया की लाइट चली गई। अब जैसे ही लाइट गई तो ना सिर्फ ये जो एरिया था जो कि ऑलरेडी सुनसान वीरान एरिया था, मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब चुका था, बल्कि अब मुझे हल्का हल्का सा खौफ महसूस हो रहा था। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा थी जो मुसलसल मुझसे टकरा के आगे बढ़ रही थी और एक अजीब सी ग़ुनूदगी थी जो मेरे ऊपर तारी होती चली जा रही थी। मैं अपने आप को मुख्तलिफ झटकों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से जगाने की या जागे रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मुसलसल मेरी आंखें बंद होती चली जा रही हैं। हालांकि जहाँ पे मैं मौजूद था वहाँ पे अगर मैं चुपके से एक आध घंटे के लिए आंख बंद करके बैठ जाऊँ तो शायद किसी को पता ना चले। लेकिन इसी दौरानिए में जबकि मैं मुकम्मल तौर पे ग़ुनूदगी में था, इत्तफाक से जो मेरी नज़र थी वो ये जो मुर्दा खाना था या जो भी एनजीओ थी, इसकी जो छत थी उस तरफ पड़ी। अब जब मेरी नज़र उस तरफ पड़ी तो पहले मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो छत पे मौजूद हैं और हैरान कुन बात यह है कि सारे के सारे लोग ऐसा लग रहा है जैसे एक कतार में, या फिर आप कह सकते हैं कि एक लाइन में ना सिर्फ खड़े हुए हैं, बल्कि सबसे अजीब बात है कि जितने भी लोग छत के ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं, इन तमाम लोगों की जो आंखें हैं मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई हैं।
यानी इन तमाम लोगों की जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थी, और मैं लाख चाहने के बावजूद भी ना ही उन सब के ऊपर से अपनी नज़रें हटा पा रहा था और ना ही मुझे समझ आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। खैर, मैंने उसके बाद इधर उधर देखना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस एनजीओ के अंदर इसका जो टोटल स्टाफ है वो भी इतना नहीं है जितने लोग मुझे इस वक्त छत के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और अजीब बात यह थी कि जिस तरह से उनकी आंखें थीं, यकीनन ये कम से कम इंसान नहीं थे। खैर, मैंने उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया और सामने की तरफ जहाँ पे रोड मौजूद था उस तरफ देखता चला गया। तकरीबन 10 या 15 मिनट तक मेरी जो नज़रें थीं मुसलसल रोड की तरफ मौजूद थी, और मैं दुआ कर रहा था कि जैसे तैसे जितना जल्दी हो सकता है लाइट आ जाए। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि आधे घंटे के अंदर अंदर लाइट आ चुकी थी, और लाइट आने के बाद जब मैंने दोबारा से उस छत की तरफ देखना शुरू किया तो वहाँ पे ना ही कोई मौजूद था और ना ही लग रहा था जैसे इससे पहले कोई वहाँ पे मौजूद रहा होगा। खैर, कुछ देर के बाद, यानी जब लाइट आ चुकी थी, उसके बाद जब मैं अंदर आया तो अंदर जहाँ पे रिसेप्शन मौजूद थी मेरी उनसे सलाम दुआ हुई। तो सलाम दुआ के बाद मैंने उनसे पूछा कि ये जो छत है यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग मौजूद थे, क्या वाकई में कोई आया हुआ है या फिर सरासर ये मेरा वहम था। अब ये सुनने के बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट था, या जिसे आप कह सकते हैं कि जो भी काउंटर पे लड़का हुआ करता था, वो कहने लगा कि भाई इस तरफ, इस जगह पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नज़र आया करती हैं। इसका एक आसान हल है, और वो ये है कि इस तरह की जो भी चीज़ है उसको आप मुसलसल नज़रअंदाज करें। जितना आप इन तमाम चीज़ों को, इन बातों को अपने जहन के ऊपर सवार करेंगे, उतना आपका यहाँ पे टाइम गुजारना या रुकना मुश्किल हो जाएगा। और वाकई में ऐसा ही था कि मैंने जो भी मेरे बाकी दिन बचे थे वहाँ पे खैरियत से गुजारे। मुसलसल इस तरह की चीज़ों, इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करता चला गया, और जब मेरा ट्रांसफ़र या मेरा तबादला किसी और जगह किया गया तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। गैस, ये जो कहानी है ये बहुत ही हॉरिफिक कहानी है, और ये कहानी हमें आकिब साहब ने साउथ अफ्रीका से शेयर की है। यह बताते हैं कि पिछले तकरीबन 18 या 19 सालों से ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक हॉस्पिटल में जॉब किया करते हैं। ये जो हॉस्पिटल है जो कि साउथ अफ्रीका में मौजूद है, इसकी जो एग्जैक्टली लोकेशन है वो हाईवे है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हाईवे के ऊपर जो भी ट्रैफिक हादसात होते हैं या इस तरह की कोई भी कैजुअल्टीज़ होती हैं, तो ये बताते हैं कि सारे के सारे इनके अस्पताल की तरफ इस तरह के केसेस रेफ़र किए जाते हैं। अब इनका जो शुरू में काम था वो काम कुछ अलग सा था, और जब भी कोई डेड बॉडीज़ आती थी, ख़ास तौर पे जिनकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुआ करती थी, तो उस बॉडी को कलेक्ट करना, उसको साफ़ करना, एक तरह से उसको धोना या गुस्ल देना, और उसके बाद उसको एक यूनिफॉर्म के अंदर या एक बैग के अंदर या एक शॉपर के अंदर रखना, ये सारा का सारा इनका काम था। ये बताते हैं कि शुरू में जब मैंने ये काम करना शुरू किया था तो यकीनन ये एक मुश्किल काम था। जाहिर सी बात है, जो लोग सुन रहे हैं उनको ये खौफ में मुब्तला कर देगा, लेकिन जब आप एक काम करते रहते हैं तो आपको उसकी आदत हो जाती है, और ना सिर्फ आपको उसकी आदत हो जाती है बल्कि आपके लिए ये जो काम है बहुत ज़्यादा ईजी लगा करता है। हैरान कुन बात यह है कि मैंने जितने भी अरसे ये काम किया तो मुझे कभी भी किसी भी किस्म का खौफ महसूस नहीं हुआ। हाँ, एक दफ़ा कुछ इस तरह का वाक़या मेरे साथ पेश आया, जिस वाक़े को मैं जब भी याद करता हूँ या उसके बारे में सोचता हूँ तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है जैसे मेरी ना सिर्फ रूह कांप जाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो चुके हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि 2012-13 चल रहा था और शदीद सर्दियाँ चल रही थी। तो साउथ अफ्रीका में जो लोग रहा करते हैं या जिनका अफ्रीका से ताल्लुक़ है, तो इस रीजन के अंदर मई, जून, जुलाई में सर्दियां हुआ करती हैं। खैर, अक्सर ऐसा होता था कि जब रात की ड्यूटी लगती थी तो मैं अपने खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान अपने साथ रखा करता था। अब क्योंकि हम लोग बेसिकली पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको मंचिंग की या कुछ ना कुछ रात में खाने की आदत हुआ करती है। खैर, वैसे ही रात के 2-2:15 बजे का टाइम था कि हमारे अस्पताल में कुछ बॉडीज़ को भिजवाया गया।
ये बताया गया कि ये जो बॉडीज़ हैं ये अब से तकरीबन 2 या 3 घंटे पुरानी हैं और इनकी जो रीज़न ऑफ डेथ है वो एक्सीडेंट है। खैर, अब क्योंकि काम आ चुका था तो मैंने जो भी खाना पीना था उसको एक तरफ रखा और फ़ौरन से अब तक जो भी काम है उसको करने की, बॉडीज़ को चेक करने की, उनको साफ़ करने की जो भी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। अब एक एक करके जो 2 बॉडीज़ थी मैंने बआसानी उनको जो भी साफ़ सुथराई थी वो की और उनको एक बैग के अंदर पैक कर दिया। लेकिन अजीब बात ये हुई कि जब तीसरी डेड बॉडी, जो कि शायद एक बुज़ुर्ग की थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जो उम्र है वो 55-60 साल के दरमियान है, जब मैं उस डेड बॉडी के मुंह को या उसका जो भी आज़ा हैं उनको साफ़ कर रहा था तो मुझे मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये जो बॉडी है ये हल्की हल्की सी मूव कर रही है। अब क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं था, अगर मैं इस तरह की कोई बात करता, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करता तो यकीनन मेरा मजाक उड़ाया जाता। खैर, मैंने अपना जो भी मेरा काम था उसको जारी रखा और ये काम करते करते जब मैं बिल्कुल फाइनल स्टेज पे था, यानी कि इस बॉडी को एक बैग के अंदर डालने ही वाला था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बॉडी के जो हाथ हैं वो एकदम से इन हाथों ने मुझे टच किया है। एक अजीब सी कैफियत थी, एक अजीब सा खौफ था। हालांकि मैं काफ़ी अरसे से इस तरह के काम को करता चला आ रहा था। अब जब मैंने इस बॉडी पे मज़ीद गौर किया तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि इस आदमी ने अपनी दोनों आँखों को एकदम से खोला है और ना सिर्फ उसने अपनी आँखों को एकदम से खोला है बल्कि उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट मौजूद है। ये जो कुछ हुआ ये 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर हुआ। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली, एकदम से उसने मुझे देख के मुस्कुराया और अगले ही लम्हे उसने ना सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लीं बल्कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे उसने कभी अपनी आंखों को खोला ही नहीं था। एक अजीब सी कपकपी मेरे पूरे जिस्म में तारी हो चुकी थी और लाख कोशिश के बावजूद, अपने आप को लाख समझाने के बावजूद मैं उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहा था। आप यकीन करें कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 15 या 20 दिन तक मुसलसल मुझे मतली का सा एहसास होता रहा और बार बार वो खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता चला गया। मैं आज भी यकीन से कह सकता हूँ कि उस मुर्दे ने अपनी आंखों को खोला था और उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस बात से इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मैं इस बात पे डैम श्योर हूँ कि मैंने जो कुछ देखा था वो यकीनन एक हकीकत था। ये स्टोरी हमें मिस हिबा ने कराची से शेयर की है। ये बताती है कि पिछले 40-45 सालों से ये तिब के शोबे से, यानी कि अस्पताल से, मेडिकल से वाबस्ता हैं और इस अरसे में इन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में न सिर्फ जॉब की है बल्कि इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं जिन वाक़यात के बारे में कहा करती हैं कि इनकी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश वाक़यात हैं। इससे पहले कि हम इनकी पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आपने इस ऑडियो टेप को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। ये बताती है कि 1993 चल रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सक्खर में, या फिर आप कह सकते हैं कि रोढ़ी में, एक बहुत बड़ा अस्पताल था जो कि एक प्राइवेट अस्पताल था। वहाँ पे मैं फीमेल नर्स के तौर पे काम किया करती थी। जब भी आप लोग अस्पताल में काम किया करते हैं तो आपकी शिफ्ट्स होती हैं, कभी इवनिंग होती है, कभी मॉर्निंग होती है, कभी दिन के टाइम आपको बुलाया जाता है। तो वैसे ही इनकी शिफ्ट्स रोटेट हुआ करती थी, लेकिन इनकी कोशिश ये थी कि ये अक्सर दिन के औकात में या रात होने से पहले पहले अपनी जो शिफ्ट है उसको मुकम्मल कर लें। ये बताती हैं कि वैसे ही एक रात थी और इत्तफाक से जो मेरी शिफ्ट थी वो रात को 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक की शिफ्ट थी। मैं अस्पताल में मौजूद थी और मेरी जिम्मेदारी थी कि जो भी पेशेंट्स आते हैं या कोई भी अगर अल्लाह ना करे इमरजेंसी केस आता है तो मुझे अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देने हैं। अब अगर आप सक्खर या रूड़ी की बात करें तो उसके सराउंडेड जो एरिया है, यानी उसके अतराफ़ में जो एरिया है, आज भी वहाँ पे गांव मौजूद हैं और अक्सर इस सराउंडेड एरिया के जितने भी गांव हैं, वहाँ की जितने भी लोग हैं, उनको जब किसी भी किस्म की तिब्बी इमदाद चाहिए होती है या मेडिकल एड चाहिए होती है तो ये लोग यकीनन सक्खर, रोड़ी या फिर हैदराबाद का रुख किया करते हैं।
वैसे ही कुछ मामला उस दौर में भी थे और ये बताती हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जो गांव के अतराफ के लोग थे वो अक्सर बैलगाड़ियों पे, गधा गाड़ी पे या फिर ऊंट गाड़ी पे मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने जो भी पेशेंट्स हैं उनको अस्पताल लाया करते थे। वैसे ही रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और मैंने देखा कि सामने की तरफ से, यानी जहाँ पे एंट्रेंस मौजूद है, एक फैमिली है जिसके अंदर 2 मर्द मौजूद हैं, एक जवान औरत है और ये लोग एक बूढ़ी औरत को, जो कि शायद इनकी माँ लग रही है, बैलगाड़ी के ऊपर डाल के लेके आए हैं। खैर, जब इनसे बातचीत की गई और पेशेंट के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि 2-3 दिनों से इनकी माँ को बहुत ज़्यादा शदीद बुखार है। इन्होंने पहले अपने तौर पे कुछ मेडिसिन दी हैं और गांव के अंदर जो हकीम वगैरह मौजूद हुआ करते हैं उनसे इलाज करवाने की कोशिश की है और जब ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी तो बिलाखिर ये लोग अपने इस पेशेंट को लेके इस अस्पताल के अंदर दाखिल हुए हैं। खैर, बेसिबा बताती है कि हमने उनको जो भी हमारे पास इंतज़ामात मौजूद थे उसके मुताबिक चेक करना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमें उसी वक्त लग रहा था जब हमने पेशेंट को अटेंड करना शुरू किया था कि या तो ये एक्सपायर हो चुकी हैं या फिर शायद इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। खैर, बीइंग नर्स या जो भी हमारे सराउंडेड डॉक्टर थे उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने तौर पे पूरी कोशिश करें कि किसी भी तरह पेशेंट की जान बच सके। खैर, डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की और तकरीबन आधे पौन घंटे तक कोशिश करने के बाद जब इनको लगा कि जो पेशेंट हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, तो जो भी इस पेशेंट के साथ इसकी फैमिली थी उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, इतनी रात में किसी की डेथ हुई थी, तो ये जो पेशेंट के वर्सा थे, इन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास कोई इस तरह का इंतज़ाम मौजूद है कि इस डेड बॉडी को आपके पास रखा जा सके और सुबह यानी 9-10 बजे इसको यहाँ से अपने गांव की तरफ रवाना किया जा सके। तो वाकई में उस दौर में, यानी उस अस्पताल में, एक छोटा सा मुर्दा खाना मौजूद था और वहाँ पे कुछ बॉडीज़ वगैरह रखने का इंतज़ाम था। खैर, जो भी मामलात थे वो तय करने के बाद इनकी जो पेशेंट थी, जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, उसकी बॉडी को मुर्दा खाने के अंदर रख दिया गया। अब जब इस बॉडी को मुर्दा खाने के अंदर रख दिया गया तो जो भी उसके वर्सा थे, जो भी बच्चे वगैरह थे, वो वापस अपने गांव चले गए। जाहिर सी बात है, उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी और उनको गांव जाके अपनी फैमिली को संभालना था। उसके साथ साथ जो सराउंडेड जो भी गांव वाले हैं, जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन तमाम लोगों को इस बुरी खबर से आगाह करना था। अब जब वर्सा चले गए तो मैं दोबारा से अपने काम के अंदर बिजी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब देखते देखते रात के तकरीबन 4-4:15 बजे का टाइम हो गया। अब क्योंकि सर्दियां चल रही थी तो सर्दियों में आमतौर पे ये जो अस्पताल के सराउंडेड एरिया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीराना हुआ करता था और क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं थी तो अक्सर ऐसा होता था कि रात के औकात में उल्लुओं के बोलने की या फिर जंगली जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे एकदम से कोई काम याद आया और ये जो काम था ये बैक साइड का जो एरिया है वहाँ पे था और मुझे किसी काम से उस मुर्दा खाने के सामने जाना पड़ा। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश किया करती थी कि रात के औकात में इस मुर्दा खाने में, ख़ास तौर पे जब यहाँ पे कोई डेड बॉडी मौजूद हो, तो वहाँ पे जाने से परहेज़ करूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जब मुझे वहाँ पे जाना पड़ा तो जैसे ही मैं उस मुर्दा खाने के सामने गई तो इस मुर्दा खाने के गेट पे, यानी कॉर्नर पे, एक छोटा सा रिसेप्शन मौजूद था और आमतौर पे वहाँ पे एक लड़का ड्यूटी दिया करता था। इत्तफाक से मुझे उस लड़के से ही काम था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे ना ही कोई लड़का मौजूद था और ना ही लग रहा था जैसे वो आज यहाँ पे मौजूद है। खैर, मैं जैसे ही मुड़ने वाली थी मुझे ऐसा लगा कि मुर्दा खाने की तरफ से, यानी उसके अंदर की तरफ से कुछ गिरने की आवाज़ आई है। यह जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़ेह थी कि मुझे क्लियरली पता चल रहा था कि कोई ना कोई चीज़ अंदर ज़रूर गिरी है। अब पहले मैंने सोचा कि मैं इग्नोर करूं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अल्लाह जाने मुझे एकदम से क्या हुआ कि मैं पलटी और मैंने उस मुर्दा खाने के गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हैरान कुन बात यह थी कि जो मुर्दा खाना था, यानी इसका जो गेट था, इस गेट के ऊपर एक शीशा लगा हुआ था जो कि सी थ्रू शीशा था और इस शीशे के जरिए अंदर की तरफ बासानी देखा जा सकता था। अब जैसे ही मेरी नज़र उस मुर्दा खाने के अंदर की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उस मुर्दा खाने में अंदर की तरफ शायद कोई खड़ा हुआ है। अब पहले मुझे लगा कि ये जो रिसेप्शन वाला है शायद ये किसी काम से अंदर गया है
और हो सकता है कोई काम कर रहा हो या बॉडी का जो भी रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि जो नेम टैग्स लगाए जाते हैं ये नाम वगैरह की डिटेल्स दर्ज कर रहा हो। और जब मैंने दूसरी बार अंदर की तरफ झांका तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी अंदर की तरफ मौजूद है उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और कुछ अजीब तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में लेविटेट कर रहा है या फिर हवा में मौजूद है। अब एक लम्हे के लिए मेरी ऊपर की सांसें ऊपर थीं, नीचे की सांसें नीचे थीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है वो हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। अब जब मैंने तीसरी बार उस मुर्दा खाने में अंदर की तरफ जानबूझ के गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वही पेशेंट, वही खातून जिनकी अभी कुछ देर पहले डेथ हुई थी और जिनको मुर्दा खाने के अंदर मुंतकिल किया गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उस स्ट्रेचर के ऊपर या तो हवा के अंदर मौजूद है या फिर हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मुझे बस इतना याद है कि जैसे ही मैंने ये खौफनाक तरीन मंजर देखा है तो मैं एकदम से पीछे पलटी हूँ और जैसे ही मैं पीछे पलटी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। जैसे तैसे गिरती पड़ती अल्लाह का नाम लेके जब मैं वापस अपनी जगह पे या जहाँ मैं बैठा करती थी वहाँ पे पहुँची तो वहाँ जाके मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। पूरी रात मैंने जैसे तैसे करके गुजारी और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा खाने में वही खातून जिनकी डेथ हुई थी वो ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि शायद वो हवा में उड़ रही हैं। अब मैं चाहती भी थी कि मेरे जो कोलीग्स हैं, ख़ासतौर पे जो डॉक्टर मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे इस बात का जिक्र करूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इनको ये सारी बातें बताऊंगी तो बजाय इसके कि मेरी बातों को समझें, ये मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि सुबह होती और मेरी छुट्टी होती, मुझे इस दौरानिए में ही 103, 104 बुखार हो चुका था और इस वाक़ये के तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9 या 10 दिनों तक मैं शदीद बीमार रही और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि किसी भी सूरत, किसी भी कीमत ये जो मुर्दा खाना मौजूद है इस तरफ मुझे रात के औकात में नहीं जाना है।